हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 15 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 14 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 14 देख लें। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो एटम में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है और हर एक डिफरेंट ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग डिफरेंट वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होता है। इसी वेवलेंथ का कलेक्शन जो है लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और अगर एटम आपका हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोरस्पोंडिंग जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा यही आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। और अगर किसी भी एटम में N2 से N1 में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है N2 से N1 ऑर्बिट में जंप करता है, तो जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। N2 और N1 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होगा वही आपका इमिटेड फोटोन का एनर्जी होगा। तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, 13.6 Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², जहाँ पे N1 लोअर ऑर्बिट है और N2 हायर ऑर्बिट है। तो जो फोटोन इमिट होगा उसका ये एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। एनर्जी डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल होना चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन पता है तो hc/λ से आप वेवलेंथ ऑफ फोटोन बता सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ, यहाँ से 1/λ इक्वल टू होगा 13.6 Z²/hc 1/N1² माइनस 1/N2²। 13.6 Z²/hc 1/N1² माइनस 1/N2²। यहाँ पे 13.6/hc ये जो है कांस्टेंट है, तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिचबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, ये जो 13.6/hc है। और 1/λ इक्वल टू वेव नंबर होता है, तो वेव नंबर इक्वल टू हो जाएगा RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² मीटर इनवर्स। तो इस फॉर्मूला से आप वेव नंबर या वेवलेंथ बता सकते हैं। 1/λ इक्वल टू इतना मीटर इनवर्स, तो λ इक्वल टू 1/this मीटर आ जाएगा, जहाँ पे रिचबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो R का ये वैल्यू रख दीजिएगा। N1 N2 तो पता ही रहेगा कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ Z इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो हर एक ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग आप वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी और एटम के लिए। इसके बाद है लाइमन सीरीज। तो किसी भी nth ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे तो ये जो है लाइमन सीरीज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो ये लाइमन सीरीज कहलाएगा। कहने का मतलब N2 जो है nth ऑर्बिट, ये पता नहीं कोई भी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए। N1 फिक्स है, ये आपका फर्स्ट ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आए तो ये लाइमन सीरीज कहलाएगा, जहाँ पे n सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। मतलब सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से फर्स्ट में आए, सिक्स्थ से फर्स्ट में आए, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो वो लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। अब इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन अगर सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये फर्स्ट लाइन कहलाएगा लाइमन सीरीज का। सिमिलरली सेकंड लाइन, तो थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होना चाहिए सेकंड लाइन के लिए। इसी तरह से nth लाइन, तो n+1, अगर n+1th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहलाएगा। सिमिलरली लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो अगर ट्रांजिशन इन्फिनिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो ये लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन कहलाएगा। और लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। लास्ट लाइन इज कॉल्ड सीरीज लिमिट फॉर फोटोन विथ मैक्सिमम एनर्जी। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इमिट करवाना है तो उसके लिए ट्रांजिशन होना चाहिए लास्ट लाइन में। मतलब इन्फिनिट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन होगा तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाता है, हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का तो एनर्जी कांस्टेंट ही है, सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा, थर्ड का सेकंड से भी ज्यादा होगा, इन्फिनिट का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। तो एनर्जी डिफरेंस भी इन्फिनिटी और फर्स्ट के बीच में सबसे ज्यादा होगा।
क्योंकि फर्स्ट का कांस्टेंट है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ऑफ इन्फिनिट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये ज्यादा है, या फिर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट अगर इन्फिनिटी रहेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, तो एनर्जी डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल ही तो फोटोन का एनर्जी रहता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से फर्स्ट में रहता है, इसलिए जो फोटोन इमिट होगा इन्फिनिटी से फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग वही फोटोन का मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो लास्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग हमेशा मैक्सिमम एनर्जी होगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे आगे सेकंड, मतलब बाल्मर सीरीज होता है कि अगर nth से सेकंड में ट्रांजिशन हो तो ये बाल्मर सीरीज कहलाता है, वो देख लेंगे। तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटी से 2 के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा इसी का मैक्सिमम एनर्जी रहेगा बाल्मर सीरीज में, क्योंकि थर्ड का एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगा, फोर्थ का थर्ड से भी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन्फिनिट ऑर्बिट का होगा माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड, ये तो कांस्टेंट है। तो एनर्जी डिफरेंस जो है ई इन्फिनिटी माइनस ई सेकंड, ये सबसे ज्यादा होगा बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग। अगर फर्स्ट में ट्रांजिशन हो सकता है तो फर्स्ट का एनर्जी मतलब इन्फिनिटी और फर्स्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, लेकिन लाइमर सीरीज का बात ही नहीं कर रहे हम, बाल्मर सीरीज का मतलब सेकंड में आके ट्रांजिशन हो तब क्या होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी से सेकंड के करस्पॉन्डिंग होगा, और यही आपका लास्ट लाइन का लाएगा बाल्मर सीरीज का। तो हमेशा मैक्सिमम एनर्जी के लिए लास्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उसी का मैक्सिमम एनर्जी रहेगा। लास्ट लाइन लाइमर सीरीज का इन्फिनिटी से 1 होता है, तो लाइमर सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1 वाले ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसी का मैक्सिमम एनर्जी होगा। सिमिलरली मिनिमम एनर्जी के लिए फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होना चाहिए। लाइमर सीरीज है तो सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होना चाहिए, अगर बाल्मर है तो थर्ड से सेकंड में होना चाहिए। बाल्मर का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में अगर ट्रांजिशन हो तो वो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। अब सेकंड से फर्स्ट में क्यों होना चाहिए, तो फर्स्ट का तो एनर्जी कांस्टेंट है, सेकंड का एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, थर्ड का उससे ज्यादा हो जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस ई फर्स्ट और E2 माइनस ई फर्स्ट, ये सबसे कम होगा एनर्जी डिफरेंस, सबसे कम एनर्जी E2 माइनस E1 ही होगा। E3 ज्यादा है E2 से, तो E3 माइनस E1 भी ज्यादा हो जाएगा E2 माइनस E1 से। सिमिलरली E4 माइनस E1, फोर्थ फिफ्थ ये सब में एनर्जी ज्यादा ही रहता है हायर ऑर्बिट में, तो डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो माइनस कर रहे हैं वो तो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होता है उसका एनर्जी मिनिमम होता है सेकंड से फर्स्ट में। थर्ड से फर्स्ट में कीजिएगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ से फर्स्ट में और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, फिफ्थ से फर्स्ट में और ज्यादा, इसीलिए तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस सबसे लास्ट और फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन में लाइमर के करस्पॉन्डिंग, बाल्मर के करस्पॉन्डिंग सबसे लास्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग। तो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन जो है वो सेकंड से फर्स्ट में अगर ट्रांजिशन होगा लाइमर सीरीज के लिए तो होगा। सिमिलरली बाल्मर सीरीज के लिए थर्ड से सेकंड वाला जो फोटोन होगा वो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा। अब और हाइड्रोजन एटम एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए n1 तो फिक्स है, फर्स्ट है, तो 13.6 इंटू 1 माइनस n2 स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग होता है, तो n2 आपका इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। तो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा। एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेवलेंथ मिनिमम, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, तो एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो लेमडा मिनिमम का वैल्यू होगा 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 इतना नैनोमीटर। लेमडा नैनोमीटर इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इतना नैनोमीटर वेवलेंथ होगा उस फोटोन का जिसका की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये मिनिमम वेवलेंथ वाला फोटोन है जो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग इमिट होगा। सिमिलरली एनर्जी मिनिमम, तो एनर्जी मिनिमम जो है फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग आएगा। फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होना चाहिए लाइमन सीरीज में, और हाइड्रोजन एटम का सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा
तो जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी होना चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड से फर्स्ट ट्रांजिशन में जो फोटोन इमिट होगा उसका मिनिमम एनर्जी होगा। मतलब लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा। इसके अलावा जितना भी फोटोन इमिट होगा लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होगा। फॉर हाइड्रोजन एटम मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप ये एनर्जी डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज है तो n1 तो फिक्स ही होगा, 1 हमेशा फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा और सेकंड से 1 होगा फर्स्ट लाइन के लिए, तो n2 जो है 2 होगा, तो 1/1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 होगा और 13.6 इंटू 1 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1, तो 13.6 इंटू 3/4 इसका वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ऐसे हम एनर्जी डिफरेंस बोले थे हाइड्रोजन एटम के लिए, याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। और ये जो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इन नैनोमीटर, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और ये एनर्जी ऑफ फोटोन मिनिमम है। बाकी जितना भी फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी इससे ज्यादा ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म बढ़ेगा, तो 1240 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ ये जो वैल्यू आएगा ये डिक्रीज होते जाएगा, मतलब मिनिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आता है वो मिनिमम आता है, क्योंकि जितना भी एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो मैक्सिमम एनर्जी से कम ही होगा, तो डिनोमिनेटर घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगा। लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी ट्रांजिशन होगा उसका फोटोन का वेवलेंथ जो है 1240/30.6 से लेके 1240/10.2 नैनोमीटर तक वेरी करेगा। इससे कम वेवलेंथ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होगा लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एनर्जी जो है 10.2 से लेके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन इमिट होगा उसका मैक्सिमम एनर्जी 13.6 हो सकता है और मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। और वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ आपका हो सकता है 1240/10.2 और मिनिमम हो सकता है 1240/13.6 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ जो है लेस देन इक्वल टू 1240/13.6 होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1240/13.6 होगा बट लेस देन इक्वल टू दिस। मैक्सिमम से कम या इसके इक्वल होगा या मिनिमम से ज्यादा या इसके इक्वल होगा, तो लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बट लेस देन इक्वल टू दिस। सिमिलरली एनर्जी ऑफ फोटोन greater than equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन इक्वल टू 13.6, मतलब 13.6 से कम या इसके बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन और 10.2 से ज्यादा या उसके बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन। इस रेंज में एनर्जी ऑफ फोटोन लाई करेगा। इनइक्वालिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ्स में, तो हमको नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होना चाहिए। फॉर हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिड्जबर्ग कांस्टेंट आर, तो आर के टर्म में वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम ये सब क्या होगा इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वेवलेंथ मिनिमम के लिए ट्रांजिशन आपका होना चाहिए लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी मैक्सिमम रहता है और वेवलेंथ मिनिमम रहता है। सिमिलरली अगर फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ मिनिमम सॉरी वेवलेंथ मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम होगा फर्स्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इन्फिनिटी से वन ट्रांजिशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा और एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए n1 तो फिक्स है 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर और z एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, तो r इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए n जो है इन्फिनिट ऑर्बिट है, मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो लेमडा की जगह लेमडा मिनिमम लिखिए, मतलब इन्फिनिटी से वन ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो मिनिमम वेवलेंथ रहेगा, इसलिए इसको लेमडा मिनिमम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिनिमम वेवलेंथ इक्वल टू होगा r इंटू 1 माइनस 1/n
इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो, तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू आर। तो यहाँ से वेवलेंथ मिनिमम इक्वल टू 1 अपॉन आर आएगा। तो इतना मीटर इनवर्स, सॉरी वेवलेंथ है तो इतना मीटर मिनिमम वेवलेंथ आएगा। लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होगा तो मिनिमम इतना वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा। और मैक्सिमम के लिए फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में जब ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ जो इमिट होगा फोटोन का वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा और उस फोटोन का एनर्जी जो है मिनिमम रहेगा। मतलब मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन और मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा। तो इस केस में N2 का वैल्यू 2 होगा, तो इसमें 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ जो आएगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा। तो यहाँ लेमडा मैक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये 3r/4 आएगा। तो यहाँ से लेमडा मैक्स इक्वल टू 4 अपॉन 3r मीटर। तो रिट्जबर्ग कांस्टेंट के टर्म में आप लिख सकते हैं कि लेमडा जो है मिनिमम से तो ज्यादा ही रहेगा और मैक्सिमम से कम ही रहेगा या इसके इक्वल होगा। सिमिलरली मिनिमम के इक्वल या इससे ज्यादा रहेगा। तो लेमडा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन आर मीटर होगा और लेस देन इक्वल टू 4 अपॉन 3r मीटर होगा। तो लाइमन से के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ 1 अपॉन आर मीटर से ज्यादा या इसके इक्वल हो सकता है और 4 अपॉन 3r मीटर से कम या 4 अपॉन 3r मीटर के इक्वल हो सकता है। लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन आर बट लेस देन इक्वल टू 4 अपॉन 3r। लेमडा जो है मिनिमम वेवलेंथ से ज्यादा या इसके इक्वल होगा बट मैक्सिमम से कम या मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो इस रेंज में वेवलेंथ वेरी करेगा। अब जो है देखिए वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अल्ट्रावायलेट इससे ज्यादा रहता है विबजीओ और इससे ज्यादा वेवलेंथ रहता है इंफ्रारेड का। अब देखिए वायलेट का वेवलेंथ तो आपको पता है 400 नैनोमीटर और रेड का वेवलेंथ होता है 800 नैनोमीटर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल सकते हैं विजुअल रीजन का। वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर तक वेरी करेगा और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 400 और 800 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 800 नैनोमीटर। बाकी जो बीच में आएगा उसका भी एनर्जी 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो वेवलेंथ जो है 400 से 800 के बीच में ही रहेगा। तो ये 400 से 800 के बीच में रहेगा तो जो वैल्यू आएगा वो 1240 बाय 800 से ज्यादा और 1240 बाय 400 से कम होगा। और इसका वैल्यू आता है 1240 बाय 400 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1240 बाय 800 आता है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1240 बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन, अगर ये फोटोन जो है विजुअल रीजन का है तो 400 से ज्यादा या 800 से कम रहेगा। तो ये इसके बीच में ही आएगा क्योंकि 800 से कम से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.55 से ज्यादा ही वैल्यू आएगा 1240 बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन का। और 400 से ज्यादा होता है तो 400 से ज्यादा से डिवाइड करेंगे। तो जब 400 से डिवाइड करते हैं तो 3.1 आता है। तो 400 से ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो 3.1 से कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वैल्यू कम आएगा। मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा विजुअल रीजन का वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। अगर इस रेंज में किसी भी फोटोन का एनर्जी है तो वो या तो वायलेट होगा या इंडिगो होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा या येलो या ऑरेंज या रेड, यही हो सकता है। और लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या इसके बराबर हो सकता है लेकिन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इसके बराबर हो सकता है। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं होगा और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रह सकता है। मतलब विजुअल रीजन से ज्यादा ही एनर्जी रहेगा किसी भी फोटोन का लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि मिनिमम इतना एनर्जी होगा फोटोन का। और विजुअल रीजन में जो फोटोन है उसमें मैक्सिमम
एनर्जी जो फोटोन का है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इससे ज्यादा एनर्जी अगर फोटोन का होगा तो वो विजिबल रीजन में नहीं रहेगा। विजिबल में अगर रहना है तो इसी रेंज में रहेगा 3.1 से 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन आता है उसका मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो विजिबल से ज्यादा है। और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का है, तो उसका रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो विबजियोर से ज्यादा एनर्जी रहता है अल्ट्रा वायलेट रे का, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे में लाई करता है। सिमिलरली 13.6 भी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे के अंतर्गत ही आता है। मतलब जितना भी फोटोन 10.2 से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा वो सारा अल्ट्रा वायलेट रे का फोटोन होगा। मतलब लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी फोटोन इमिट होगा वो सारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे वेवलेंथ नहीं, रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो फोटोन इमिट होगा लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी का रेंज होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जितना भी फोटोन इमिट होगा उस फोटोन का एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। और जितना भी फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक लाई करता है, ये सारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। मतलब सारा फोटोन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। और वेवलेंथ या फिर स्पेक्ट्रल लाइन आप बोल सकते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ corresponding of Lyman series of hydrogen atom will lie in ultraviolet ray. All wavelength spectral line corresponding to Lyman series of hydrogen atom will lie in ultraviolet ray. Corresponding to, यहाँ ऑफ नहीं, corresponding to Lyman series of hydrogen। तो जितना भी वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग इमिट होगा वो सारा का सारा वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। और ये एनर्जी का ऑर्डर है कि इंफ्रारे से ज्यादा एनर्जी रहता है विजिबल रे वाले फोटोन का, और इससे ज्यादा एनर्जी रहता है अल्ट्रा वायलेट रे के फोटोन का। विजिबल रीजन में जितना फोटोन है उसका एनर्जी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रह सकता है, और अल्ट्रावायलेट का 3.1 से ज्यादा होगा, और इंफ्रारे का 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में बाल्मर सीरीज देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।